हेलो दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 90 तक। पॉलिटी ये हमारा टॉपिक था और पॉलिटी में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में है, जिसको बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हम क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कस करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूपीएसआई का जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एक डेट आया था, तो 20 अक्टूबर से उसमें बताया गया था 14 नवंबर के बीच में। तो ये आप समझ के चलिए, अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रहा है 20 अक्टूबर का जो डेट था वो जो है कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि 20 अक्टूबर की जगह 27 अक्टूबर से पेपर होने की संभावना है। चूँकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 24 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर है, तो इस हिसाब से आप मान के चलिए आपका जो पेपर होगा यूपीएसआई का, ये 24 अक्टूबर के बाद ही होगा। अब ये भी समझ लीजिए, ये पूरे 20-22 दिन तक ये पेपर चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं और समझ सकते हैं लाखों की तादाद में इसमें फॉर्म भरा गया है। तो ये आप समझिए 24 अक्टूबर के बाद ही पेपर होगा और ये अक्टूबर में ही स्टार्ट होगा पेपर। क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छप के आया था कि जो है 20 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा, 27 अक्टूबर का बात चल रहा था। तो ऐसे कोई न्यूज़पेपर ऐसे 27 अक्टूबर नहीं छापेगा कि 27 अक्टूबर को पेपर होगा। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पेपर होने वाला है और लग जाइए, तैयारी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 तक 90 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 91 से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, तो पूछा है इसमें उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसी को जारी करता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक बात ये है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, ये आर्टिकल 226 में बताया गया है, यानी कि 226 में इसको बताया गया है। और इसको हम हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लिखा हुआ है, उसके स्थान पर आप ये देख लिए कि हैबियस कॉर्पस, आपको समझ में नहीं आने वाला कि ये भैया हैबियस कॉर्पस है क्या। तो इसका हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये 226 में बताया गया है, आर्टिकल 226 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में ये है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है। रिट का हिंदी है याचिका। कौन सा रिट दायर की जा सकती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो यहाँ पर अभी हम ऊपर पढ़े थे कौन सा रिट दायर किया जाता है, हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, चाहे हैबियस कॉर्पस हो या बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, तो इसका नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। ये है क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर। अब 93 में आपको जो है सुमेलित करना है, तो इसमें आपको बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किससे सुमेलित है। तो देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हो जाएगा हमें शरीर चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। और दूसरा है परमादेश हो जाएगा हम आदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बी का। और सी है प्रतिषेध का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और डी है उत्प्रेक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 पूर्णता सूचित कीजिए। और अगला है अधिकार परीक्षा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा किस अधिकार से। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा और सी का पांचवा, डी का पहला
और ई का दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सुमेलित करके दिखाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख है। और उत्प्रेक्षण पूर्णता सूचित कीजिए। अगला है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रिट कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका क्या उपयोग है, और यहाँ पर कौन सा रिट कौन से आर्टिकल में है, ये भी पूरा पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वही अगला क्वेश्चन है, बस इसको इंग्लिश में दे दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को पूछा है ये किससे रिलेट करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ये भी जो है सुमेलित करने के लिए है, लेकिन इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा हमें शरीर चाहिए, यानी कि टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है, पहला सही है। दूसरा है परमादेश, बी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं, दूसरा सही है। और तीसरा है प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध है अधीनस्थ न्यायालय का लेख हो जाएगा, अभी ऊपर पढ़े थे। और अगर हम टू बी सर्टिफाइड की बात करें तो ये उत्प्रेक्षण रिट के से रिलेट हो जाएगा, यानी कि टू बी सर्टिफाइड पूर्णता सूचित कीजिए। अगला है अधिकार परीक्षा, यानी कि वाइट ऑफ अथॉरिटी। अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किस अधिकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्टमार्टम जो है किसको कहा जाता है, तो 4 और 5 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई इसमें जो है बताया गया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आयोग के बारे में बात करें, आयोग ने ऑप्शन नंबर डी को माना है, अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा को जो है ये ऑप्शन नंबर डी को सही माना है आयोग ने, अधिकार परीक्षा को। दोस्तों अगर हम बात करें घटना चक्र के अकॉर्डिंग, घटना चक्र के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षण को। ठीक है, उत्प्रेक्षण को बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम उत्प्रेक्षण को कहा जाता है, और आयोग ने बताया है ऑप्शन नंबर डी को, अधिकार परीक्षा को। तो हम वही मान के चलेंगे जो आयोग बताया है, क्योंकि वही नंबर देगा और वही आंसर जो डिसाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इसमें सही माना है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 में पूछा गया है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। उस रिट को क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन हम आपको फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। इसमें कौन से रिट को ये कौन से रिट जारी करता है। ठीक है, इस याचिका को कौन सा रिट जारी करता है, याचिका यानी कि रिट ही है, कौन सा रिट जारी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैंडेमस जो है जारी करता है। अब मैंडेमस आप सोच रहे हैं मैंडेमस का हिंदी क्या है, मैंडेमस का हिंदी हो जाएगा परमादेश। परमादेश जो है ये रिट जारी करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि परमादेश क्या कहता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये परमादेश में कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, मैंडेमस। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जिसका जो इंग्लिश है हिंदी है आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कभी भी प्रॉब्लम ना उठाना पड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन आ भी रहा होता है, लेकिन अगर उसका इंग्लिश में उसको दे दिया गया है तो ना पता होने की वजह से उस क्वेश्चन को या तो हम छोड़ देते हैं या तो गलत करके चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है हमको समझ लो पीछे लेके चली जाती हैं।
तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, यानी कि हम आदेश देते हैं, लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, परमादेश। परमादेश में क्या है, आदेश देना। ठीक है, इसमें आदेश देने की ही बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों दो मतलब सूची दिया गया है, सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में अनुच्छेद दिए हैं और सूची 2 में दिया है प्रावधान। कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है ये पूछा है। चलिए आर्टिकल 16 का 2 में क्या लिखा गया है, तो ये पूछा है आर्टिकल 16 का 2 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 16 की 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड से मिलान हो जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या उद्भव या जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 16 के 2 में है, 16 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अब पूछ रहा है आर्टिकल 29 का सेकंड। 29 का सेकंड ये किससे रिलेट करता है। 29 का सेकंड यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको, ये ऑप्शन नंबर 4 से रिलेट करेगा कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि यही बताया गया है, अगर धर्म किसी भी कोई भी नागरिक हो तो उसको धर्म या वंश या जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर उसको जो है अलग नहीं किया जा सकता है। राज्य की जो सहायता मिलने वाली है सारी सहायता उसको मिलेगी। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 30 का 1। अनुच्छेद 30 का 1 ये किससे रिलेट करता है। अनुच्छेद 30 का 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी का आंसर थर्ड ही हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार उनको प्राप्त होगा। ठीक है, ये इनका मौलिक अधिकार है और आर्टिकल नंबर 30 का 1 में ये बताया गया है। अब 31 के बारे में बात करते हैं। 31 क्या कह रहा है। आर्टिकल 31 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 31 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 31 का 1 है। हालांकि इसको जो है आर्टिकल 31 को जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 31 में इसको बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसका हम दोस्तों PDF आपको दे देंगे। इसमें अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा कि जो है ये कैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा, तो इसका हम आपको PDF दे देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पर पूछा है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। यानी कि भेदभाव का जो होता है छुआछूत जिसको बोलते हैं, उसका अंत जो है उसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अब बात करें गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 23 में इसको नहीं बताया गया है, ये आर्टिकल 22 में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 सुमेलित नहीं है। और धर्म की स्वतंत्रता बताया गया है, अनुच्छेद 25 में बताया गया है। और अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है इसको अनुच्छेद 29 में बताया गया है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर दो सूची है, इसमें भी सुमेलित करने के लिए आपको पूछा है कौन सा सुमेलित है, कौन सा किससे सुमेलित है, ये पूछा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 में सुमेलित पूछा है। अब पूछा है उपाधियों का निषेध, उपाधियों का निषेध किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल से संबंधित है, यानी कि उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में बताया गया है। अब बी बताया गया है, बी में ये पूछा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये बताया गया है अनुच्छेद 26 में बताया गया है, ये अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और सी है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये किस में बताया गया है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में बताया गया है। और डी है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस में बताया गया है, अनुच्छेद 21 का ए में बताया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको मिलान करना है और जितने भी आर्टिकल हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिकल हैं, आपको ये लग रहा होगा इसको कैसे याद करें। जैसे अभी हमारा भाग 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, हाँ मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है 12 से 35। अब आपको देखना है 12 से 35 में क्या क्या है और ये कौन से भाग में आता है। तो ऐसे करके अगर आप याद करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद हो जाएगा। याद करने का प्रोसेस ऐसे ही होता है, धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे ही याद होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 में भी सुमेलित करने के लिए आया है। अब मौलिक कर्तव्य पूछा है, मौलिक कर्तव्य किससे पूछा है, मौलिक कर्तव्य ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो सभी को पता होगा 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और दूसरा है संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये कौन सा केस था, ये केशवानंद भारती का केस था। इसमें ये बताया गया था कि जो है मूल ढांचे को परिवर्तन किए बिना, ठीक है, मूल ढांचे को परिवर्तन किए बिना आप जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। और मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया था, कौन से केस में, ये केशवानंद भारती का जब केस आया था उसके बाद ही मिनर्वा मिल्स केस आया था जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत के बारे में बताया गया था। अब अगला है इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध, ये किस में बताया गया है, ये अनुच्छेद 23 में बताया गया है। तो यहाँ पर ये इससे सुमेलित है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मौलिक कर्तव्य आप देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य जो बताया गया संविधान का 42वां संविधान संशोधन। अब दूसरा बताया संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती का केस आया था तब ये बताया गया था। और अगला है मूल ढांचे का सिद्धांत, ये मिनर्वा मिल्स केस में बताया गया था। और अगला है इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। ठीक है, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो है अनुच्छेद 23 में बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है, किस वाद ने, तो ये केशवानंद भारती का वाद था जिसको संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था। तो कौन सा मुकदमा था वो मुकदमा हो जाएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दोस्तों 13 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, सबसे बड़ी ये जो है बेंच थी उस टाइम की। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच का ये वाद था। इसी में जो है मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 103 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद आया था ये 1973 में आया था। और उसके बाद का जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत का वाद आया था ये मिनर्वा मिल्स का जो है वाद था। तो ये आया था 1980 में आया था। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसको आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 में बताया गया है निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी। वही क्वेश्चन है, सिद्धांत की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में भी आया है और ये मेंस में भी आया है और ये आईएएस में भी आया है। तो समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2015 में देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस के। अब 105 में आपको पूछा है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम चुनना है तो यहाँ पर कौन सा पहला हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें तो ये 1967 में ये केस आया था। और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। ठीक है, ये 1973 में आया था। और अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980 में आया था। और उसके आगे है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 में आया था। अब ये 4 विकल्प है, 4 विकल्प के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। सबसे पहले इसमें हो जाएगा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 में आया था। अब दूसरा हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1967 में आया था। और तीसरा हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आया था 1973 में। और सबसे लास्ट में जो आया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये आया था 1980 में आया था। तो ये इसका अगर हम कालानुक्रम के बारे में बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखिए RAS 2018 में आया था, वो भी प्री में आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, संपत्ति का अधिकार क्या है? ये वैधानिक अधिकार है और ये कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। आपको पता ही है 44वें संविधान संशोधन का जो आया था, 44वें संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था 1978 में जो आया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से इसको हटा दिया गया था। और इसको हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में जो है रख दिया गया था। और अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में इसको स्थान दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 300 का में बताया गया था कि उसके संपत्ति से उसको जो है वंचित किया जाएगा कि नहीं वंचित किया जाएगा, ये अनुच्छेद 300 के का में बताया गया था। और ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये बताया गया था। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया था कि अब ये जो है वैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा, क्योंकि ये वैधानिक भी है या कानूनी, और कानूनी भी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, कथन और कारण के बारे में पूछा गया है। कथन में आपका दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ये कथन है। हाँ, तो कथन तो सत्य है, पहला कथन सत्य है। अब दूसरा बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक बना दिया गया है, ये भी सही है। भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये दो के दोनों सही हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, दोनों सही हैं। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 108 में पूछा गया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है? वैधानिक अधिकार। अभी हम ऊपर पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये है, घटना चक्र अगर आप कर रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को आपको कई तरीके से बताया गया है, कई तरीके से आपके पास पेश किया है कि कैसे भी अगर करके क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जाम में तो आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन को कभी कभी घुमा फिरा कर भी पूछ लेता है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन बार बार बताता है, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट जाएं। तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है कि कुछ कथन दिए हैं, इस पे आपको विचार करना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तो ये तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा या गलत? तो संपत्ति का अधिकार अभी हम पढ़े थे कि 300 के क में वर्णित है, ना कि 301 में वर्णित है। तो पहला हो गया गलत। और अगर हम 301 की बारे में बात करें तो 301 में बताया गया है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से इसको बताया गया है। यानी कि इसमें ये बताया गया है 301 में बताया गया है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है उसको बताया गया है अनुच्छेद 301 में। अब दूसरा है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। चलिए ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ये तो सही है। और किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था 1978 में, तो इसको मूल अधिकार से हटाकर जो है इसको अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कथन ये दिया गया है, तीसरा कथन है, भारत के संविधान में 300 का को उस समय के केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो ये अंतः स्थापित किया गया था, ये पहला मतलब ये कथन सही है या गलत है? पहली बात तो ये है। अब इसमें हम अगर कथन 3 के बारे में बात करें, कथन 3 में बताया गया था कि भारतीय संविधान में जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो उस टाइम जो सरकार थी वो सरकार थी जो है जनता पार्टी की, ना कि कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन तो हुआ था, लेकिन सरकार कौन सी थी? सरकार थी जनता पार्टी की सरकार थी। उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ठीक है, 1978 में। तो इस हिसाब से ये कथन गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा कथन सही है? कथन 2 सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो कथन 2 सही है, बाकी सारे के सारे कथन गलत हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कभी कभी ये होता है कि जैसे अभी आपको 44वां संविधान संशोधन दिखा, तो ये तो सही था। 44वें संविधान संशोधन में ही ये जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है भाग 12 में इसको भाग 12 के अध्याय 4 में इसको रखा गया था, 300 के काम में रखा गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी जोड़ दिया गया कि ये कांग्रेस सरकार की में हुआ था, कांग्रेस सरकार में ये संशोधन हुआ था। तो जब ये जोड़ दिया गया तो यहाँ पर अगर पता है कौन सी सरकार थी उस टाइम, तब तो आप सही कर लेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आपसे ऐसी पूछी जाती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना और उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो उस टाइम सरकार हमारी कौन सी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उस टाइम हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। तो इस हिसाब से ये कुछ ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है,
क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो यहाँ पर अभी हम ऊपर पढ़े थे, संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार का लोप हुआ था, जो कि पहले मूल अधिकार था, ठीक है, और उसको भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया था, अनुच्छेद 300 ए या 300 के का में रखा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट का लास्ट क्वेश्चन था। 110 क्वेश्चन थे इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम आपको करा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो रहा है तो उसको आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, और मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।